दोस्तों नमस्कार। काव्य लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन ने जो एग्ज़ाम करवाया था 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर का, एजुकेशन सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो 28 नवंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, 28 नवंबर 2021 को हुआ था। ये एडवर्टीजमेंट 49 था, यानी कि विज्ञापन संख्या 49 का जो एग्ज़ाम है वो हुआ था। आज उसी का एक सॉल्व पेपर, जो जैसा कि आपको पता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं उनको ये अच्छे से मालूम है कि इसमें 30 नंबर का जीएस आता है और 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पोर्शन आता है। तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इस परीक्षा में वही पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने या तो नेट क्वालिफाई किया है या फिर जिन्होंने पीएचडी की है, और वो भी 2000 के पहले। अब तो शायद बहुत सारे फ्लैक्चुएशन है, बदलते रहते हैं नियम। अब नियम आ गया है कि आपको नेट होना मस्ट है। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे जो वो 70 क्वेश्चन आए थे। जैसा कि हमारे चैनल पे इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीएस के 29 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम आपको एजुकेशन जो सब्जेक्ट पोर्शन है उसके 70 प्रश्नों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका कि एकदम सही उत्तर हमने उसमें पेपर से प्रश्नों को निकाल करके और उसको हल करके मैंने आपके लिए वन लाइनर बनाया हुआ है। और ये जो मैं आपको आज 70 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ये आपके सीटेट और बाकी एजुकेशन से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम में भी आपके ये आ सकते हैं। तो जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन जो उसमें था, प्रयोजनवाद के बारे में पूछा था। तो प्रयोजनवाद जो है वो व्यक्ति एवं समाज में विश्वास करता है। प्रयोजनवाद, जैसा कि आप जानते हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको पता है कि प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, ठीक है, और अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको, प्रयोजनवाद व्यक्ति एवं समाज में विश्वास करता है। अगला है केवल व्यक्तिगत। अगला परिभाषा उसने पूछा था और उसने दिया था कि ये किसके द्वारा या किस वाद से रिलेटेड परिभाषा है, ठीक है, किस शाखा से रिलेटेड शिक्षा की। तो केवल व्यक्तिगत रूप से ही व्यक्ति को वस्तुतः शिक्षित किया जा सकता है, सामूहिक रूप से लोगों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऐसा मानना किसका है, अस्तित्ववाद का। अगला था विचारवाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, उसने पूछा था। तो विचारवाद सिद्धांत के प्रणेता प्लेटो थे। अगला है यथार्थ की प्रकृति क्या है से संबंधित प्रथम दर्शन शास्त्र की सत्ता मीमांसा शाखा द्वारा व्याख्यायित होता है। तो इसमें पूछा गया है कि यथार्थ की प्रकृति क्या है से संबंधित प्रश्न दर्शन शास्त्र की किस शाखा द्वारा व्याख्यायित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता मीमांसा शाखा द्वारा व्याख्यायित होता है। अगला है जे टेलर कमीशन के अनुसार न्याय देने के लिए अधिगम शिक्षा का स्तंभ नहीं है। इसमें यही पूछा था कि शिक्षा का स्तंभ कौन सा नहीं है, तो अधिगम जो है वो शिक्षा का स्तंभ नहीं है। अगला है सांख्य दर्शन को षट दर्शन की प्राचीनतम शाखा माना गया है। अगला है जॉन डीवी, शिक्षा स्वयं जीवन है ना कि जीवन के लिए तैयारी। उन्होंने परिभाषा दी थी और पूछा था कि ये परिभाषा किसके द्वारा कही गई है। तो ये परिभाषा जॉन डीवी के द्वारा, जो कि बहुत फेमस है, कि शिक्षा स्वयं जीवन है ना कि जीवन के लिए तैयारी। अगला और एक और दार्शनिक हुए थे, उन्होंने कहा था जीवन की तैयारी, जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है, ठीक है। तो उसको काटते हुए जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा स्वयं जीवन है ना कि जीवन के लिए तैयारी। अगला आपको 3 अस्तित्ववादी, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अस्तित्ववादी दार्शनिक इनमें से कौन नहीं है। तो जो अस्तित्ववादी दार्शनिक थे हमने उनको लिख दिया यहाँ पे, जॉन पॉल सार्त्रे, नीत्शे और गैब्रियल मार्शल, ये सब क्या हैं, ये अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं।
अगला पूछा था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जॉन डीबी के द्वारा लिखी गई है। अगला है सामाजिक आदतें, आवृत्तियाँ, मूल्य सीखना सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक व्यवस्था की संरचना में लक्ष्यों की प्राप्ति शामिल नहीं है। तो इसका क्वेश्चन ऐसा था कि सामाजिक व्यवस्था की संरचना में क्या शामिल नहीं है, तो लक्ष्यों की प्राप्ति शामिल नहीं है। भारतीय समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में दिए गए हैं। समाधिकार का अर्थ है सामाजिक न्याय। सम अधिकार यानी कि समान अधिकार, इसका अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय। अगला है व्यक्तिगत आदतों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं है। अगर कोई अपनी पर्सनल हैबिट्स को चेंज कर रहा है तो वो कोई सोशल चेंज नहीं होता, उससे केवल उसकी आदतें बदलेंगी, ना कि समाज की आदतें बदल जाएंगी। माना कि वो सामाजिक प्राणी है लेकिन अपने आप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। सांस्कृतिक परिवर्तन में सांस्कृतिक विलंबना रुकावट नहीं है, यानी कि कल्चरल चेंज में जो कल्चरल लैग है ये कोई, इससे कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, कल्चरल लैग आता रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 17 के अनुसार छुआछूत, भेदभाव, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म कर दी गई हैं। अगला है सृजनात्मक व्यक्ति अपसारी विचारक डाइवर्जेंट होते हैं, यानी कि जो सृजनात्मक व्यक्ति, ये क्वेश्चन आपको कई बार सीटेट में पूछा है और लगभग टीचिंग की परीक्षाओं में कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग इससे जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सृजनात्मक बालक यानी कि जो बालक सृजनशील होगा वो कैसा माइंड होगा उसका, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी विचारक होगा, वो बहुत डाइवर्स तरीके से सोच वाला होगा। अगला है बुद्ध के तरल क्रिस्टल मोज़ेक मॉडल को किसने प्रस्तुत किया था, तो इसको, ये तो बहुत फेमस है, कैटल ने दिया था इसको, तरल क्रिस्टल मॉडल। अगला सहचर प्रतिरक्षा प्रविधि नहीं है, सहचर्य विधि जो है ये प्रतिरक्षा प्रविधि नहीं है। अगला है मास्लो के पदानुक्रम में मध्यवर्ती मांग सामाजिक मांग है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है, और ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, ये थे अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है अवधारणा संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान जे ब्रूनर के कार्य पर आधारित है। ठीक है। अगर यहाँ से आप इन सारे स्टेटमेंट को जो हम बता रहे हैं इनको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको सीटेट एग्ज़ाम या टेट एग्ज़ाम या अन्य जो शिक्षक परीक्षाएं होंगी उनमें आपको मिलेंगे। अगला है पृथक्करण का सिद्धांत वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है युंग ने प्रथम बार व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी में वर्गीकृत किया था। व्यक्तित्व को पहली बार इंट्रोस्पेक्टिव या एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ये जो है ये युंग ने बताया था कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, कुछ लोगों का व्यक्तित्व, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जो इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बातों को ज़्यादा वो किसी के सामने प्रस्तुत करने में हिचकते हैं, कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं बहिर्मुखी प्रतिभा के होते हैं जो अपनी बातों को पूरी अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं। नेक्स्ट है पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या आत्मसातीकरण, समायोजन एवं संतुलन का उपयोग करके की। ठीक है। नेक्स्ट है वर्दीमर कोहलर कोफ्का गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये बहुत फेमस तीनों नाम हैं, वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का। ये तीनों कैसे मनोवैज्ञानिक, कैसे साइकोलॉजिस्ट थे, ये गेस्टाल्टवादी। 1988 में संशोधित गिलफोर्ड निदर्स में कुल 180 योग्यताएं सम्मिलित की गई हैं। उसने क्वेश्चन पूछा था कि 1988 में संशोधित गिलफोर्ड मॉडल में कुल कितनी योग्यताएं सम्मिलित की गई थी, तो कुल 180 योग्यताएं सम्मिलित की गई थी। किसी परीक्षण का स्वसह संबंध विश्वसनीयता गुणांक भी कहलाता है। ठीक है। जब हम सार्थकता का स्तर बहुत ऊंचा रखते हैं तो टाइप सेकंड त्रुटि के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की हम लेबल जो है सार्थकता, यानी कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं और उसमें सार्थक प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उसको सार्थक भाव हम वहाँ पे देख रहे हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है कि टाइप सेकंड एरर जो है होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। परिमाणात्मक शोध संपुष्टि विधि पर आधारित है। परिमाणात्मक शोध जो होता है वो किस विधि पर आधारित होता है? संपुष्टि विधि पर आधारित होता है। नेक्स्ट है पोस्ट हाक फैलेसी घटनोत्तर अनुसंधान में अधिकतम गंभीर खतरा है। अगला है प्राचल के मान और तत्संबंधित सांख्यिकी के बीच का अंतर मानक त्रुटि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जेड प्राप्तांक बताता है कि मध्यमान का मान मानक विचलन के मान से कम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि मध्यमान का मान मानक विचलन के मान से कम होगा, ऐसा किस प्राप्तांक के द्वारा या ऐसा किसके द्वारा बताया जाता है या प्रतीत होता है? तो ऐसा जेड प्राप्तांक के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट है यदि सभी प्राप्तांकों में 3 जोड़ा जाता है तब मानक विचलन का मान अप्रभावित रहेगा। क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिए गए प्राप्तांकों में यदि सब में 3 जोड़ दिया जाए तो मानक विचलन का मान रहेगा अप्रभावित, प्रभावित, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऐसे करके पूछता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रत्येक प्राप्तांकों में 3 जोड़ दिया जाता है तब मानक विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्या रहेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा, अप्रभावित, अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है। यदि मानक विचलन 6 है तथा n यानी कि नंबर जो है वो 100 है तो मध्यमान की मानक त्रुटि 0.60 होगी, यानी कि 100 से इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0.60। जो नंबर्स हैं, नंबर से जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मध्यमान की मानक त्रुटि आ जाएगी। नेक्स्ट है यदि एक शोधकर्ता एक समय में एक साथ 2 से अधिक चरों को प्रतिरूपित करना चाहता है तो उसे दंड चित्र का प्रयोग करना चाहिए। एक साथ एक से अधिक अगर आप चर को प्रतिरूपित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दंड चित्र का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है उत्पादकता पर ध्यान न देना सहभागी प्रबंधन की पूर्व आवश्यकता नहीं है। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण जो है उसका मेन एम जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको कितना अच्छे ढंग से किया जाए या उसमें कैसे सुधार लाया जाए। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक नेतृत्व में दूसरों के विचार एवं राय को ध्यान में रखा जाता है। जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है यानी कि जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसमें क्या है, एक डिक्टेटरशिप है। यहाँ पे आपके विचार नहीं लिए जा रहे हैं, किसी भी व्यवस्था को लागू करने से पहले किसी से राय नहीं ली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, जनता का, जनता के द्वारा जनता की बनाई गई शासन व्यवस्था, इसमें जनता की बात को सुनना चाहिए, एक डेलीगेशन भेजना चाहिए, किसी चीज़ को लागू करने से पहले प्लेबिसाइड करवाना चाहिए, लोगों से जनमत संग्रह करवा के पूछना चाहिए कि ऐसा अगर दिया जाए, या बुद्धिजीवियों से या लोगों से विचार मांगे जाने चाहिए। लेकिन अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व वही कहलाता है कि जहां दूसरे के विचारों या जो उनके द्वारा दी गई राय को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिए थे। 14 थियरीज जो है ये हेनरी फेयोल ने दी थी। नेक्स्ट है 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया। किस शिक्षा आयोग? कोठारी शिक्षा, कोठारी कमीशन 64-66 में कौन सा कमीशन आया था? कोठारी कमीशन। उसी ने जो है 10+2+3 जो है ये जो अभी तक चला आया, ये अब जो हमारा मॉडल है 5+3+3+4 जो अभी 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें ये दिया गया, जबकि इससे पहले अभी तक क्या चल रहा था 10+2+3। तो इसका सुझाव जो है वो कोठारी शिक्षा आयोग ने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था, जबकि ये नई जो पहली शिक्षा नीति थी 1968 उसमें लागू किया गया था। ठीक है। प्रबंधन का आधुनिक उपागम संगठनात्मक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। जो मैनेजमेंट है उसका मॉडर्न जो टूल है, आधुनिक उपागम जो है वो संगठनात्मक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है काई स्क्वायर अप्राचलिक प्रशिक्षण है। काई स्क्वायर टेस्ट होता है, ये कैसा है? ये अप्राचलिक परीक्षण है। ठीक है। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध प्राप्तांकों की सुसंगतता से है। परीक्षण उतना ही विश्वसनीय होगा जितना कि प्राप्तांक सुसंगत रूप में प्राप्तांक
जो है वो सुसंगत रूप में रहेंगे तो उतना ही विश्वसनीय परीक्षण होगा। नेक्स्ट है जेड स्कोर को टी स्कोर में बदलने के लिए सूत्र होता है T=50 + 10Z। ये कई बार क्वेश्चन इसको आप ये समझ लीजिए कि नेट की परीक्षा में ये पूछा है। हाँ, एक और बात है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है एजुकेशन सब्जेक्ट का, उसमें जो है आपको ये जो हम बता रहे हैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, खास करके नेट एग्ज़ाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए तो है ही। और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको इसमें 2 चीज़ों में बेनिफिशियल है। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड दोनों एग्ज़ाम के लिए ये सारे आपको स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल सिद्ध होंगे। नेक्स्ट है गति परीक्षण की विश्वसनीयता को अर्ध विच्छेद विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। गति परीक्षण की जो विश्वसनीयता है उसे अर्ध विच्छेद विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है P50 की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कूडर तथा रिचर्डसन द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने की दी गई विधि सजातीय परीक्षण के लिए उपयुक्त है। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की छोटी इकाई को पद कहते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है, यानी कि माइक्रो टीचिंग में जो है वो मूल्यांकन जो है नहीं होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सूक्ष्म शिक्षण का पद कौन सा नहीं है, तो उसमें ठीक है पृष्ठपोषण, टीच, रीटीच ये होता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें मूल्यांकन, तो मूल्यांकन सूक्ष्म शिक्षण में अगर आपने बीएड किया है तो आपने देखा होगा सूक्ष्म जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें इवैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। टीचिंग पहले आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर फीडबैक मिलता है, फिर रीटीच करते हैं, फिर फीडबैक मिलता है, ये साइकिलिंग चलती रहती है, लेकिन उसमें कोई इवैल्यूएशन नहीं होता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपयोग समस्या समाधान के उन्नयन हेतु किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है MOOC का फुल फॉर्म पूछा था, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका फुल फॉर्म कई सारे पूछ लेता है, तो आपको एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे फुल फॉर्म आपको बताऊंगा एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। MOOC का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। नेक्स्ट है CAI हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है। CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कोई हार्डवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा से आशय सभी बच्चों को समान विद्यालयों में इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ से ये समझ लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षा के बच्चे हों, विशेष शिक्षा के बच्चे हों, दिव्यांग बच्चे हों, ठीक है, शारीरिक दिव्यांग हो, मानसिक दिव्यांग हो, सबको एक सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने की प्रक्रिया जो है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है, जबकि RCI, RPWD, NIBH ये सब विशिष्ट शिक्षा से संबंधित। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, RPWD राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में जो आया था, ठीक है। नेशनल IVH, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड, ये सब विशिष्ट शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि AICTE क्या है, यह टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित है। वही पूछा है, अगले में पूछ लिया था कि RPWD एक्ट कब पारित हुआ, तो 2016 में पारित हुआ था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है RCI एक संवैधानिक निकाय कब बना। RCI जो है RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक निकाय बना 19 जून 1993 में। नेक्स्ट है CPWD दिव्यांगजनों से के सबलीकरण से संबंधित है। CPWD जो है वो दिव्यांगजन यानी कि जो डिसेबल लोग हैं उनके सबलीकरण से, उनको
उनको कैसे, कहने का मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, उनको सबल कैसे बनाया जाए, इससे संबंधित है CPWD। नेक्स्ट है NEP 2020 में शिक्षा के बुनियादी स्तर फाउंडेशन लेवल की अवधि क्या है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो अवधि जो है वो 5 वर्ष है। फाउंडेशन पहला 5 जो है 5 + 3 + 3 + 4 में जो 5 है वो क्या है, वो फाउंडेशन लेवल ऑफ एजुकेशन है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से जो है याद करनी होगी, जिससे यहाँ से बीच बीच में से क्वेश्चन ये पूछता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का ढांचा क्या है, ये भी पूछ लिया था। तो मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपको नई शिक्षा नीति से ही पूछा गया था। तो 5 + 3 + 3 + 4 मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये के कस्तूरी रंगन थे। उसी समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, तब ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन उसने पुटअप किए थे। नेक्स्ट है NEP 2020 ने राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम सृजित करना प्रस्तावित किया है। किस प्रकार का फोरम सृजित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो कैसा, राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी फोरम। नेक्स्ट है राधा कृष्णन आयोग ने भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की संस्तुति की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग एक गठित किया गया था, ठीक है, 1952 में। तो उसी को हम राधा कृष्णन आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। नेक्स्ट है पाठचर्या अभिकल्प का CIPP मॉडल डेनियल स्टम्फलवीम द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का मॉडल NCTE द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि टीचर एजुकेशन जो है, इस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो भी करिकुलम, जो भी सिलेबस जो है तैयार किया जाता है, वो कौन तैयार करता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक संगठन है, वही तैयार करता है। नेक्स्ट है पाठचर्या के 10 केंद्रित क्षेत्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1968 में प्रथम शिक्षा नीति आई, फिर 86 में दूसरी शिक्षा नीति आई, फिर 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, और क्योंकि 86 के बाद 2020 में 34 साल बाद फिर से तीसरी शिक्षा नीति आई, जबकि बीच में जो 1992 में सुधार हुआ था उसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहेंगे, कि कुछ 86 में जो चीज़ें छूट गई थी उन्हें 92 में फिर से उनका विस्तार करके उनको लागू किया गया। आपको आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।